हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है वो वहाँ की परिवहन, पर्यटन, संचार तथा व्यापार पर टिकी होती है। इसीलिए इन सभी को किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। आज की इस वर्कशीट में हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो समझने वाले हैं, यानी कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ और समझ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 76 यानी कार्यपत्रक संख्या 76 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल ज्योग्राफी के 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। दिनांक रहेगी 23 जनवरी 2021। आज की इस वर्कशीट में हमें 5+4 यानी टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और जो 4 क्वेश्चन है वो हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के पार्ट रहेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो क्वेश्चन है, जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो हमें समझना कि संचार क्या है और जनसंचार क्या है। विचारों का या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान है वो संचार कहलाता है। ओके, और जो संचार के साधन है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो निजी संचार के साधन और एक होते हैं जनसंचार के साधन। निजी संचार के साधन जिसमें 1 to 1 यानी कि एक से दूसरे व्यक्ति को सूचना पहुंचाई जाती है, जैसे ईमेल है। ओके, जैसे ईमेल के साथ साथ पत्र लेखन है, वो क्या निजी संचार के साधन है। जनसंचार के साधन वो होते हैं जिनसे एक साथ हजारों लाखों लोगों को सूचनाएं दी जा सकती है, या हजारों लाखों लोग एक साथ सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब क्या है, जनसंचार के साधन है। तो हमें इनके लाभ बताने हैं। पहला जो लाभ है, जनसंचार के साधनों से हमें त्वरित सूचनाएं प्राप्त होती है। हमें खबरें कहाँ से मिलती है? जनसंचार के साधनों से। जो भी सूचनाएं हैं, नई जो अपडेट होती है, वो हमें इन्हीं साधनों से मिलती है। दूसरा इसका लाभ है, जनसंचार के साधनों जैसे टीवी, यूट्यूब आदि से हमारा ज्ञानवर्धन होता है और शिक्षा में भी सहायक होता है। जैसे आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हो? आप इस वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब के माध्यम से, तो ये क्या है? जनसंचार का साधन है। तो इससे न केवल हमारा ज्ञानवर्धन होता है बल्कि शिक्षा में भी सहायक है। जैसे हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हम गूगल बाबा उनको बोलते हैं कि कैसे, वो बताते हैं कि ऐसे। तो हमें सूचनाएं मिली ना, वहाँ से सूचनाएं मिली, हमारा नॉलेज बढ़ा, हमारी शिक्षा है उसमें भी सहायक हुआ। तीसरा जो लाभ है जनसंचार के साधनों का, जनसंचार के साधन हमारा मनोरंजन भी करते हैं। हम मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो ये सब कुछ कहाँ होता है? इन्हीं जनसंचार के साधनों के माध्यम से होता है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक रहेगा, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। पाइपलाइन परिवहन जो है वो परिवहन के नवीन साधनों में से एक है, यानी हाल ही के समय से हमने प्रयोग करना शुरू किया। इससे पहले भी हम इसको प्रयोग करते थे, लेकिन पानी की सप्लाई के लिए केवल। ओके, अब इसके हमें लाभ बताने। पहला जो लाभ है, पाइपलाइन की प्रारंभिक लागत है वो अधिक होती है। हालांकि शुरुआत में जब पाइपलाइन को डाला जाता है तो लागत काफ़ी आती है, कॉस्ट काफ़ी आती है, लेकिन बाद में ये सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। उस कॉस्ट को निकाल दें तो बाद में कोई खर्चा नहीं होता यहाँ पर। दूसरा, इसके रखरखाव की लागत काफ़ी कम है। अब ना तो इसके टायर घिसते, ना ही इसके इंजन की सर्विस करवानी, ना इसका कोई पॉल्यूशन वगैरह का चालान कटना है, नहीं कटना ना, तो इसकी रखरखाव की लागत है वो बेहद कम रहती है। तीसरा, पाइपलाइन से बिना बाधा निरंतर आपूर्ति संभव है। बिना बाधा के लगातार है वो सप्लाई होती रहती है, 24 घंटे सप्लाई चलती है। ना तो यहाँ हड़ताल होती है, ना ही बारिश का डर है, कोई मौसम खराब होना है, फोग है, ऐसा कुछ नहीं होता, लगातार सप्लाई होती है। तो ये भी एक लाभ है। चौथा, इसे पहाड़ी क्षेत्रों या समुद्र कहीं भी बिछाया जा सकता है। पहाड़ी इलाके हों या समुद्री जो अंडर वाटर है, समुद्र के नीचे, वहाँ पर भी इसको बिछाया जा सकता है, जहाँ पर परिवहन के अन्य साधनों के द्वारा पहुँचना संभव ना हो। तो ये लाभ रहेंगे परिवहन के, पाइपलाइन परिवहन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया, सड़क परिवहन से जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? हमें ये बताना है। सड़क परिवहन की निर्माण लागत और रखरखाव की लागत है वो कम होती है। पहला जो महत्वपूर्ण पक्ष है इसका, जैसे रेल परिवहन का अगर विकास किया जाए तो उसकी पटरियों का
जब विकास किया जाता है, सर्वे वगैरह किया जाता है और उसके बाद रख रखाव है, वो लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सड़क मार्गों का निर्माण करना आसान है और इसके रख रखाव की लागत भी काफ़ी आसान होती है, कम होती है। उसके बाद सेकंड जो इसका लाभ है, सड़क परिवहन दुर्गम और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी किया जा सकता है। दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि तंग सड़कें होती है, सिर्फ रेल परिवहन का विकास ऐसे इलाकों में नहीं हो सकता। तो ये भी एक लाभ है कि सड़क परिवहन है, इसको हम पहाड़ी इलाकों में भी बनाया जा सकता है। तीसरा जो लाभ है कि यह कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। कम दूरी के लिए हमें नुक्कड़ पे लाला की दुकान पे जाना है, हमें अमूल दूध लेकर के आना है, हमें धनिया लेकर के आना है, कैसे जाएंगे? अंबानी ही क्यों ना हो, चाहे एरोप्लेन लेके थोड़ी जाएंगे, कैसे जा सकते हैं? हम बाइक से जा सकते हैं, स्कूटी से जा सकते हैं, आसपास अगर हमें शॉपिंग करनी है तो गाड़ी लेके जा सकते हैं, ओला उबेर से जाइए। तो ये कम दूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो परिवहन का साधन होता है वो सड़क परिवहन होता है। फोर्थ है कम व्यक्तियों और कम सामान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन भी यही होता है। अगर हमें कम व्यक्तियों के लिए बात करें, 4 व्यक्तियों को जाना है, आईएसबीटी जाना है, हमें किसी मार्केट में जाना है, तो ट्रेन से थोड़ी जाएंगे, हम ट्रेन से नहीं जा सकते ना ही हम अपना पर्सनल चाहे एयरक्राफ्ट हो तो वो लेकर के भी नहीं जा सकते। तो कम व्यक्तियों के लिए या कम सामान के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है वो सड़क परिवहन होता है। इसके बाद 5वां जो इसका महत्वपूर्ण विशेषता या लाभ कह लीजिए वो है सड़क परिवहन द्वार से द्वार सेवा प्रदान करता है, डोर टू डोर सर्विस। सड़क परिवहन ऑटो, ओला, उबेर, बाइक, स्कूटी आपके घर तक आ जाएगी, बस घर का द्वार है वो अगर खुला होगा तो अंदर बेडरूम तक चली जा सकती है। ऐसा रेल परिवहन में, वायु परिवहन में, जल परिवहन में संभव नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता कि ये डोर टू डोर, द्वार से द्वार सेवाएं प्रदान करता है। छठा जो लाभ है कि यह परिवहन के अन्य साधनों के बीच कड़ी का कार्य करता है। परिवहन के अन्य साधन जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन है या फिर पोर्ट यानी बंदरगाह, वो हर जगह नहीं हो सकते। अब वहाँ कैसे पहुँचेंगे? सड़क मार्ग से ही तो पहुँचेंगे ना। तो ये रहेंगे लाभ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सड़क परिवहन के लाभ बताइए या सड़क परिवहन की विशेषता बताइए, या फिर सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से महत्वपूर्ण क्यों है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है, कथन की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर पूछा गया कि किसी भी देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसकी प्रगति है उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना ही उसका आर्थिक विकास होगा। यानी सीधे तौर पे कहें तो ये पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बताइए। अब व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान है वो व्यापार होता है। इसमें आयात और निर्यात होता है। आयात मतलब आना, यानी कि अब जब हम मंगवाते हैं, निर्यात जो हम भेजते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, ये जो व्यापार होता है ये 2 प्रकार का हो सकता है, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब व्यापार अपने देश के अंदर होता है तो उसे कहेंगे हम राष्ट्रीय व्यापार। जैसे दिल्ली से यूपी के बीच में, यूपी से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, या फिर राजस्थान से बिहार, तो ये आपस में हो रहा है, तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय व्यापार है। जब व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में होता है तो उसे बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत का नेपाल के साथ, भारत का अमेरिका के साथ या यूरोपियन देशों के साथ, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पे उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पूछे जा रहे हैं। पहला जो लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। यानी हम कुछ निर्यात करेंगे तो हमें पैसा तो मिलेगा, यानी हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ोतरी होती है। दूसरा लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सांस्कृतिक विकास होता है। हम एक दूसरे की संस्कृतियों को समझते हैं, वो हमारी संस्कृति को समझते हैं, हम उनकी संस्कृति को समझते हैं। इससे दोनों देशों की जो संस्कृति है वो मजबूत होती है। तो एक ये भी लाभ है। तीसरा जो लाभ है, इससे अतिरिक्त उत्पादन का समायोजन होता है। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा अगर प्रोडक्शन हो गया, जैसे हमारे देश में चावल अधिक हुआ या गेहूं अधिक हुआ, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे तो क्या होगा? या तो दाम कम हो जाएंगे या फिर वो खराब होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे भाई, पैसा कमाएंगे, अब लेंगे ना। तो इससे जो अतिरिक्त उत्पादन है किसी भी देश में तो उसका समायोजन, एडजस्टमेंट हो जाती है। फोर्थ है, इससे संसाधनों का ठीक से प्रबंधन हो पाता है। अब सभी संसाधन एक समान रूप से वितरित नहीं होते। कुछ वस्तुएं हमारे देश में अधिक है, दूसरी वस्तुएं दूसरे देश में अधिक है। किसी वस्तु की हमारे देश में कमी हो सकती है, किसी वस्तु की दूसरे देश में कमी हो सकती है, यानी डिमांड हो सकती है वहाँ पर। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? वो प्रबंधन इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होता है। 5वां जो लाभ है, इससे बाजार का विस्तार होता है। बाजार का विस्तार कैसे होता है? जैसे हमारे देश के प्रोडक्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण यूरोप के मार्केट में भी पहुंच जाते हैं, ये अमेरिका की मार्केट में पहुंच जाते हैं, अफ्रीका की मार्केट में पहुंच जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट को और ज़्यादा बाजार मिला। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु के लिए बाजार है उसका विस्तार हो जाता है। छठा जो लाभ है,
इससे वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। जैसे किसी वस्तु की कमी है, कहीं पर सेवाओं की आवश्यकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध होगी। जैसे हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम है, उसकी कमी है, उत्पादन नहीं होता उतना, कहाँ से लेके आते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लेकर के आते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है, ये हमें बताना है। तो पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है, ये हमें बताना है। ओके, यानी कि हमें बताना है पर्यटन के लाभ। क्लियर। पहला जो लाभ होता है पर्यटन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब भाई जो दूसरे देशों से लोग आएंगे यहाँ पे घूमने के लिए, लाखों पर्यटक आते हैं, या हमारे देश में ही हम जैसे दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो भी पर्यटन है। तो पर्यटन से क्या होता है? मुद्रा की प्राप्ति होती है। हालांकि विदेशी आएंगे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तभी होगी, तो इससे राष्ट्रीय आय है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये पहला लाभ है। दूसरा, इससे लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। लाखों लोगों को जो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से पर्यटन से जुड़े हुए हैं। तीसरा जो लाभ है, इससे स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। जो लोकल एरियाज है जहाँ पे पर्यटन स्थल है, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की या राजस्थान की, वहाँ की तो अर्थव्यवस्था यहीं पर टिकी हुई है, पर्यटन पर ही टिकी हुई है। तो ये इससे जो लोकल एरियाज होते हैं वहाँ के, उनका भी विकास होता है। चौथा, पर्यटन से हथकरघा उद्योग, उनका भी विकास होता है। हथकरघा उद्योग जो हैंडलूम्स होते हैं यानी हाथों से बने सामान है, उनकी डिमांड बढ़ती है। वहाँ पर जब लोग जाते हैं तो वो इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं। तो हथकरघा उद्योग जो है या लघु उद्योग है, उनका भी विकास होता है पर्यटन से। पांचवा जो लाभ है, पर्यटन से विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। जैसे हम अगर कहीं पे घूमने जाएं तो हम उस संस्कृति को थोड़ा समझेंगे, अपनापन आएगा। ऐसे ही उन लोगों में भी हमारे प्रति अपनापन आएगा जो घूमने के लिए आएंगे। तो इससे सांस्कृतिक विकास के साथ साथ क्या होगा? आपसी संबंध भी मजबूत होंगे और हमारा सांस्कृतिक विकास भी होगा, क्योंकि हम एक दूसरे की संस्कृतियों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है वह स्रोत आधारित प्रश्न, यानी कि हमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और उसमें बेहद आसान तरीके से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सड़क के घनत्व से आप क्या समझते हो? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर में जितनी भी सड़कों की लंबाई है कुल, तो उसको कहेंगे सड़क घनत्व। हमारे देश में सर्वाधिक जो सड़क घनत्व है वो केरल में है और सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जम्मू कश्मीर का सड़क घनत्व कम क्यों है, हमें ये बताना है। जम्मू कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सिर्फ 12.14 जो किलोमीटर है कुल लंबाई है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जम्मू कश्मीर में सड़कों की, जो काफ़ी कम है। तो हमें बताना है इतनी कम क्यों है। तो पहला कि जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर सड़क निर्माण कार्य कठिन है। इसके साथ साथ दूसरा कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम है। जैसे जो जम्मू की घाटी है तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, बाकी इलाकों में जनसंख्या घनत्व वो काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ पर सड़क मार्गों का विकास भी नहीं हो पाया। तो दो कारण बताएंगे। पहले यह पर्वतीय इलाका इसलिए सड़क परिवहन का विकास करना मुश्किल है, वहाँ पर कठिनाई है उसमें। दूसरा कि यहाँ पर कुछ इलाकों में ही जनसंख्या वो केंद्रित है, बाकी इलाकों में जनसंख्या विरल है, इसलिए भी यहाँ पर सड़क मार्गों का घनत्व कम रहा है। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, भारत में सड़क परिवहन के सामने उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी सड़क परिवहन है उनके लिए कौन कौन सी समस्याएं, तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं। पहली जो चुनौती है, यातायात के अनुसार सड़कों का जाल अपर्याप्त है। यातायात या फिर जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या वो तेजी से बढ़ी है, यातायात के साधन भी पिछले 15 से 20 वर्षों में काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। उसके अनुसार अगर देखें तो सड़क परिवहनों में जितने यातायात के साधनों में विकास वृद्धि हुई है, उतनी गुना सड़क मार्ग है उनमें वृद्धि नहीं हुई है। तो एक ये समस्या यानी कि सड़कों की कमी है। दूसरा, देश की लगभग आधी जो सड़कें हैं वो कच्ची है। कच्ची सड़कों का मतलब है वो ऑल वेदर रोड्स नहीं है, यानी बारिश के दिनों में वो उपयुक्त नहीं रहती। तीसरी जो चुनौती है, चैलेंज है, वो है कि शहर में सड़कें तंग है। आपने देखा होगा कि शहर में सड़कें हैं आमतौर पे उस समय के हिसाब से बेहतर ही होगी, लेकिन अब के समय के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा तंग है। काफ़ी बाजार ऐसे होते हैं जहाँ पे जाम जैसी स्थिति बनी रहती है, तो ये भी एक समस्या है।
चौथी जो समस्या है, चुनौती है सड़क परिवहन के लिए, वह सड़क पर बने पुल भी काफ़ी पुराने और तंग है। जो सड़कों पर पुल बने हुए हैं, अगर हम जाएं यूपी में जाएं, बिहार की तरफ जाएं, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे कि सड़कें हैं वो तो चौड़ी हो गई है, लेकिन पुल अभी वही संकरे हैं, पतले हैं और वही पुराने पुल बने हुए हैं। तो ये 4 चुनौतियाँ रहेंगी। उसके बाद हम 4th पार्ट की बात करेंगे, 6th क्वेश्चन का, जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। भारत में सड़कों की व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाने हमें। तो पहला, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदला जाए, इससे सड़क परिवहन में सुधार होगा। दूसरा, राजमार्गों का और अधिक विकास किया जाए, जो हाईवेज हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से और अधिक राजमार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा, शहरों और कस्बों के बाहर से बाईपास सड़कों का निर्माण किया जाए, जिससे समय भी कम हो सके, दूरियां भी कम हो सके और साथ ही साथ जो परिवहन में जाम जैसी स्थिति होती है उससे बचा जा सके। तो ये सुझाव रहेंगे हमारे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी लेकिन इम्पॉर्टेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ठीक से समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। इसके साथ साथ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आप क्यों ज्वाइन करो, कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो पोस्ट करते हैं लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि 24 आवर्स में आपको केवल 3 ही नोटिफिकेशन मिल सकते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो ऐसा होता है कि जैसे संडे नाइट को लगभग 3 डेज़ की वीडियोस है वो पोस्ट कर दी जाती है, या फिर इन बिटवीन हमने कोई और वीडियोस पोस्ट की तो आपको 24 आवर्स में सिर्फ 3 नोटिफिकेशन मिले, तो आपको वहाँ पर तुरंत लिंक दे दिया जाता है, तो नोटिफिकेशन मिलने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा, आप अपने डाउट्स भी वहाँ पर ले पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।